तो अस्थिरता के बीच यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में शुरू हुई राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत ने दोनों देशों की सीमा रेखा पर चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही भारत बांग्लादेश पेट्रोपोल सीमा को बंद कर दिया गया है। भारत से बांग्लादेश गए सभी ट्रक चालकों को बीएसएफ ने वापस भारत बुला लिया है। पेट्रापोल सीमा पर सभी को 500 मीटर दूर ही रोका जा रहा है और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद सैकड़ों बांग्लादेशी पेरिस के पैलेस डे ला रिपब्लिक में जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने खुशी मनाई और झंडे लहराए। कई लोगों ने कहा कि उनका देश अब आजाद है। निर्वासन की इस उड़ान ने शेख हसीना के 15 साल के दूसरे कार्यकाल के दौर को समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसक कार्रवाई में लगभग 250 लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए हैं। तो दुनिया के कोने कोने में कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर वहां मौजूद बांग्लादेशी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन करने की तैयारी चल रही है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम सलाहकार प्रमुख के रूप में प्रस्तावित किया है। छात्र आंदोलन के प्रमुख समन्वयक नाहिद इस्लाम ने आज इस संबंध में एक वीडियो संदेश दिया और अपनी बात रखी। छात्र आंदोलन के समन्वयकों का दावा है कि यूनुस इस भूमिका को निभाने के लिए उन्होंने अपनी सहमति जताई है। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख आज इस संबंध में छात्र नेताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में एक सामाजिक उद्यमी, बैंकर और सिविल सोसाइटी के नेता हैं। 84 वर्षीय यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक ने बांग्लादेश के ग्रामीण गरीबों को $100 से कम के छोटे ऋण देकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया था, जिसके लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो मोहम्मद यूनुस का नाम यहां पर सामने आया है। अंतरिम सरकार बनने की जो कवायद तेज हुई है उसमें इनकी भूमिका क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। और बांग्लादेश के इसमें जो अस्थिर हालात हैं लगातार उस पर सभी हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारी खास मेहमान डॉक्टर श्वेता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, हमारे साथ खास जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। श्वेता जी, सबसे आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो कल से हमने तस्वीरें देखी बांग्लादेश में, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों की और शेख हसीना के घर से भी जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जो सड़कों पर एक हुजूम निकला था और उसके बाद जो सेना ने कमान संभाली, जो सबसे पहला आपको नजर आता है, इस वक्त पूरा विश्व नजर बनाए हुआ है, खासतौर पर भारत ने इस पर कड़ी नजर बनाई हुई है। सीमा से जुड़े सीमा पर चौकसी बढ़ाने से लेकर संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक तक भारत इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। लेकिन इस वक्त किस तरह से देखते हैं आप, किस अस्थिरता के दौर से इस वक्त बांग्लादेश है? बहुत बहुत धन्यवाद जया जी। आई थिंक हमारे लिए, भारत के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है एंड आई वुड से कि इंडिया जो है इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। और अगर आप देखें हमारे यहाँ के डेवलपमेंट्स, अभी तक इस वक्त तक कोई एमईए का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, बट एट द सेम टाइम इंडिया हैज बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। उन्होंने शेख हसीना दिल्ली आई, यहाँ से उनका ट्रांजिट वो है, सो इट्स बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। बट इंडिया वुड बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो देखना चाहता है कि इंटरिम सरकार का रुख क्या होगा। ये बात तो बहुत ही साफ है कि इंटरिम सरकार जो भी बनेगी, अब देखने की बात ये है कि ये आर्मी लेड होगी या आर्मी सपोर्टेड होगी। एक दूसरी चीज, इसके जो की स्टेक होल्डर्स होंगे वो बीएनपी और जमाते इस्लामी होंगे। अगर हम बीएनपी और जमाते इस्लामी की बात करें और इंडिया के पक्ष से इसे देखें, तो बोथ बीएनपी एंड जमाते इस्लामी हैव नॉट हैड अ वेरी प्रो इंडिया स्टांस। हम ये भी समझते हैं कि जमाते इस्लामी का अगर हम पाकिस्तान के साथ लिंक्स देखें तो इंडिया इस वक्त कंसर्न होगा कि बांग्लादेश की बांग्लादेश कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस अगेंस्ट इंडिया, तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम तीसरा फैक्टर देखें तो अब चाइना का क्या रोल होगा इस पूरे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इंडिया बहुत क्लोजली देखेगी चाइना फैक्टर की, हाउ डज इट प्ले आउट इन बांग्लादेश, तो वो एक तीसरा बहुत अहम पहलू है हमारे लिए। इंडिया के लिए इस वक्त हमारी नेबरहुड पॉलिसी में
अगर हम अपनी नेबरहुड पॉलिसी देखें, स्पेसिफिकली सागर डॉक्ट्रिन देखें, अगर हम अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देखें, तो शेख हसीना एक बहुत ही अहम अलाई थी, बहुत ही डिपेंडेबल अलाई थी। तो अब इस ट्रांजिशन को लेकर इंडिया में डेफिनेटली एक कंसर्न है, बट एट द सेम टाइम एक कॉशन भी है कि पेशेंट डिप्लोमेसी की जरूरत है। सो आई थिंक मच रिमेन्स टू बी सीन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कि कैसे इंटरिम सरकार की फॉर्मेशन होती है, कौन उसमें इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, एंड उसके बाद ही हमें केयरफुली देखना पड़ेगा कि इंडियन मतलब सरकार का क्या रुख है और क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। बिल्कुल। श्वेता जी, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर अंतरिम सरकार बनाने की कवायद तेज़ हो गई है और सेना कमांडर को कल हमने सुना और कल से अब तक जिस तरह से कोशिश है उनकी कि और ज़्यादा जो कन्फ्रंटेशन है वो ना बढ़े, कर्फ्यू को हटा दिया गया, स्कूल कॉलेज खोलने की बात यहाँ पर हो रही है, प्रदर्शनकारियों को शांत करने की बात हो रही है, नमन किया गया जिन लोगों की जानें गई हैं, रिहा करने की बात हो रही है। किस तरह से उनके लिए आप एक चुनौती देखती हैं? मोहम्मद यूनिस का नाम सामने आया है कि कैसे वो एक अहम रोल यहाँ पर निभा पाएंगे अंतरिम सरकार की गठन में, और प्रदर्शनकारियों ने जो उनका आंदोलन रहा उन्होंने उनका नाम यहाँ पर प्रपोज किया है। इन सब चीज़ों को मिलाकर किस तरह से आप देखते हैं कितनी मुश्किल राह नजर आती है आपको बांग्लादेश के लिए? थैंक यू जया जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, बट अगर मैं आपका सवाल सही समझी हूँ हम्म। तो मेरा ये रहेगा कि इंडिया का जो रुख है ये एक पीपल्स विल का इम्प्लीमेंटेशन है। हम्म। जो मतलब जो सेंटिमेंट है, अभी अगर आप बांग्लादेश में ग्राउंड सेंटिमेंट देखें हम्म। तो ग्राउंड सेंटिमेंट इज कम्प्लीटली, यू नो, आई मीन इट्स अ कोलिशन ऑफ फोर्सेस, जहां पर स्टूडेंट्स ने लीड किया, बट सिविल सोसाइटी फोर्सेस, इट्स अ कोलिशन ऑफ फोर्सेस। अगर आप उस सेंटिमेंट को देखें तो इंडिया हैज बीन वेरी क्लियर in terms of stating that it respects this as the popular will of the people, वो चीज रहेगी। इंडिया ने बहुत ही एक अहम पहलू जो इंडियन पॉलिसी थिंकिंग में ये भी है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया हैज आल्सो रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अ कमेंट, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल टर्मोइल की तरह देखा जा रहा है। तो इंडिया बहुत केयरफुली वॉच करेगी कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वो ये भी रिकॉग्नाइज करती है कि जहां पर शेख हसीना और अवामी लीग से उसका एक खास रिलेशनशिप जुड़ा रहा है, बट वो नहीं चाहेगी उसके लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को लेकर कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए एक पार्टी के साथ। आई थिंक तो इंडिया बहुत केयरफुली इस चीज को वॉच करेगी। बट अगर हम सेंटिमेंट देखें बांग्लादेश में राइट नाउ, तो सेंटिमेंट जो है वो जो पॉपुलर सेंटिमेंट है उस चीज को आई थिंक एज एनी यू नो एज अ नेबर इन बांग्लादेश हमें उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज जो बहुत अहम है कि इस वक्त जो लार्ज स्केल पॉलिटिकल वायलेंस है, आई थिंक दैट हैज रीजनल इम्प्लीकेशंस, और वो कैसे उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है इंडिया के साथ, वो देखने वाली चीज है। तो आई थिंक जैसे मैंने शुरू में कहा, ये एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा है। इंडिया इसको कैसे नेविगेट करती है पेशेंटली, वो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। श्वेता जी, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में सेना राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है, ऐसे शुरुआती हमें ये संकेत मिले। 2007 और 8 में भी जब सेना समर्थित सरकार बनी थी तब भी वो ज़्यादा चल नहीं पाई थी। ऐसे में उनकी तरफ से भी कोशिश है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो लाने में वो सफल हों। किस तरह से वो आप देखती हैं कि बनती हुई नज़र आती हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं बांग्लादेश में जो इस वक्त काफ़ी बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं, और जो सरकार बनाने की कोशिशें कवायद वहां पर हो रही है उसको आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? ये बात तो बहुत क्लियर है। अगर हम स्टूडेंट लीडर्स के जो जो स्टेटेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो वहां पर सेंटिमेंट है, ये बहुत क्लियर है कि ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर हम शेख हसीना की पॉलिसी को देखें तो एक बहुत बड़ा सिमरिंग एंगर इस प्रति था क्योंकि वहां पर श्रिंकिंग स्पेस फॉर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हो रही थी। तो डेफिनेटली जो रुख है, एंड आर्मी इस रुख से बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का पुश रहेगा। एंड आर्मी मतलब अगर हम देखें कि आर्मी जो इसमें रोल प्ले करेगी, बहुत ही केयरफुली रोल प्ले करेगी। जैसे कि आपने कहा 2008 2009 में ये they've tested waters in that context, तो वो भी बहुत कॉशियसली ट्रेड करेगी। अब ये किस तरह का कोलिशन फोर्स बनता है, क्योंकि इस कोलिशन फोर्स में भी बहुत डाइवर्जेंट आइडियोलॉजीज होगी। मतलब एक कॉमन फैक्टर डेफिनेटली उसमें अगर आप देखिए तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है अभी ऑन ग्राउंड। बट वो सेंटिमेंट कैसे प्ले आउट करता है और किस तरह के कोलिशन फोर्सेस एक साथ आते हैं और जुड़ते हैं, वो हमें देखना होगा। बट अगर आप रुख की बात करें, अगर आप सेंटिमेंट की बात करें,
sentiment is towards the idea of democratic transition, जहां पर obviously free and fair elections उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, but जहां पर institutional freedoms, institutional autonomy, freedom for rights एक बहुत important जो आरोप लगता था शेख हसीना की रजीम के ऊपर का कि वहां पर stifling spaces थी फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट या फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो ये जो रुख है इस वक्त, अगर हम रुख बोले बांग्लादेश में, अगर हम ग्राउंड का रुख बोले, तो रुख एंड द पुश इज बोथ टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। बट हमें देखने वाली चीज ये होगी कि ये जो लार्ज स्केल पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है, जो काफी सालों के बाद इस स्केल का वायलेंस हुआ है, विच इज लेड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उसको कैसे कर्टेल करे जाता है। तो रूल ऑफ लॉ का जो रेस्टोरेशन है वो एक बहुत important first step रहेगा towards democratic transition. So I think अगर आप आर्मी की बात करें तो I think मैं आपसे सहमत हूँ, it's very carefully walking this path. बहुत ही clear उन्होंने statement दिया है that it's not looking at you know appropriating power, it is just facilitating this transition. ये statement बहुत clearly आ रहा है। श्वेता, भारत हमेशा चाहता है कि बांग्लादेश समेत जो उसके पड़ोसी देश हैं वो स्थिर रहें। बांग्लादेश के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध भारत के रहे हैं। पिछले 10 साल में एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार बन के उभरा है बांग्लादेश, और साथ ही साथ जो हमारी सीमा जो लगती है उस पर भी उसकी सुरक्षा के लिहाज से भी अब गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जो संतुलन शेख हसीना बनाए रखती थी उस संतुलन को भी लेकर अब बातचीत हो रही है। क्या बड़ा आप एक सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर देखती हैं भारत के लिहाज से? और साथ ही जो बांग्लादेश में जिस तरह के अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको लेकर भी अब चिंता की बात की जा रही है। आई थिंक दोनों बातों में मैं आपसे सहमत हूँ। फॉर इंडिया, अगर आप इंडिया की, जैसे आपने कहा कि शेख हसीना इंडिया की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और डिपेंडेबल अलाय थी, और उन्होंने जो एंड इन ऑल मेजर्स इंडिया की पार्टनरशिप रही है उनके साथ इन टर्म्स ऑफ काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स, इन टर्म्स ऑफ कर्टेलिंग यू नो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस इन बांग्लादेश, तो वो एक बहुत बड़ा अहम पहलू है। अब अगर जमात इस्लाम फॉर इंस्टेंस अगर इस कोलिशन पार्टनरशिप में आती है, क्या ये रुख रहेगा एंड क्या ये ट्रांजिशन लेकर आएगा इंडिया के? we have to be very careful in that in terms of our own internal security concerns. पहला। दूसरी बात, जहां तक आप रुख की बात कर रही है इन टर्म्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की आप बात कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर आप स्टूडेंट मूवमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं टू रीइटरेट फर्म फेथ कि ये अगर एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आता है तो जो भी इस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये होगा टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू also to minorities in the countries, which also includes the Hindu minority community in Bangladesh. तो ये एक स्टेटमेंट आ रहा है, बट ये कंसर्न की बात रहेगी क्योंकि किस तरह का कोलिशन स्टिच होता है और उसमें जो रेडिकल फोर्सेस है उनका क्या रोल रहता है और उनका क्या रुख रहता है स्पेशली माइनॉरिटीज के प्रति, ये हमें बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा। और इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गिवन बांग्लादेश की जो प्रॉक्सिमिटी इंडिया के साथ है एंड जो क्रॉस बॉर्डर एंगेजमेंट है, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया का ये अहम कंसर्न रहेगा इन टर्म्स ऑफ केयरफुली वॉचिंग दिस ट्रांजिशन और किस तरह के फोर्सेस होंगे। जैसे कि हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि शेख हसीना वाज वेरी यू नो इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग दीज रैडिकल फोर्सेस बांग्लादेश के अंदर। तो आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत ही कंसर्न की बात रहेगी और हमें इसको केयरफुली वॉच करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वहाँ पर किस तरह से बांग्लादेश का भविष्य होगा, या जिस अंतरिम सरकार की कवायद तेज़ हो गई है बनने की उसकी क्या शक्ल हो सकती है, इसका क्या कुछ अनुमान आपको लगता है कि एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं? क्या अवामी लीग का भी इसमें कोई हिस्सा होगा या फिर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी? क्या कहना है आपका? आई थिंक ये हमें बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा क्योंकि एक चीज जो मैं अभी आपको वही कह रही थी कि सुबह से हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, किस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप देखें तो बीएनपी और जमात इस्लामी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होंगे। और अगर आप आर्मी चीफ की मतलब आर्मी चीफ के स्टेटमेंट्स देखें, जो कि पब्लिक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने ये बहुत क्लियरली कहा है कि ही इज इन कॉन्वर्सेशन विद द बीएनपी एंड द जमात इस्लाम। बट अवामी लीग क्या इसका हिस्सा रहेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है। कोलिशन पार्टनर्स कैसे स्टिच होते हैं, एज आई सेड राइट इन द बिगिनिंग, कि ये क्या आर्मी लेड होगी या आर्मी सपोर्टेड होगी, ये हमें देखना
ये देखने वाली बात है। मेरा जहाँ तक मुझे जिस तरह से लगता है, मुझे नहीं लगता कि एक आर्मी लेड गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी दी जाएगी इस मूवमेंट के लिए। तो वो एक बहुत ही आई वुड से वो एक स्मॉल स्पेस है कि ये आर्मी लेड होगा, बट क्या उसमें आर्मी की भी एक भूमिका होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। उस पहलू को हमें वॉच करना पड़ेगा, आज डेवलपमेंट्स कैसे होते हैं। बट आई थिंक जो रुख, अगर आप रुख की बात करें, पुश इज टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, वो उस रुख की तरफ हवा है। बिल्कुल। तो किस तरफ रुख जा रहा है वो उस पर ध्यान देना होगा, खास तौर पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जो वहाँ के आमजन हैं, जो नौजवान हैं, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार इस पर भी चर्चा हो रही है, हम भी चर्चा कर रहे हैं कि भारत पे इसका सबसे बड़ा असर क्या देखने को मिल सकता है। और भारत इस पर बहुत ही खास तौर पर नज़र बनाया हुआ है। कल सुरक्षा मामलों की समिति की भी कैबिनेट समिति की भी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और आज भी सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री ने जो विभिन्न दलों के नेता थे उनको सरकार के रुख से अवगत कराया। क्या आपको लगता है कि क्या कुछ अहम एजेंडा इसमें रहा होगा? अभी औपचारिक रूप से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमारे भारत के कंसर्न्स हैं जाहिर तौर पर उनको वहाँ पर रखा हो विदेश मंत्री ने, और इस पर यह भी बात निकल कर आई है, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने ये बात कही है जया कि जी, आपकी आवाज चली रही है। सर्वसम्मति से इस पर पूरी यहाँ पर तमाम नेताओं ने इस पर सहमति जताई। किस तरह से आपको लगता है कि सरकार यहाँ पर जो रुख है सरकार का और विभिन्न दलों को सहमति में रखते हुए ये बात लेकर आगे चल रही है और बांग्लादेश के जो लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं उस पर नजर रख रही है? आई थिंक सरकार जो है, जया जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, बट जहां तक मैं समझ रही हूँ आप सरकार का रुख पूछ रही हैं और सहमति की बात कर रही हैं सरकार के अंदर। आई थिंक अगर आप देखें कि yesterday itself लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी ब्रीफ किया गया था एनएसएच, तो सारे जो फैक्शंस हैं उनको एक पेज पे रखकर आई थिंक भारत सरकार चाहेगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एज आई सेड राइट एट द बिगिनिंग, बांग्लादेश एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया के लिए, और जो भी बांग्लादेश में होता है उसका सीधा इफेक्ट इंडिया में हो सकता है, क्योंकि गिवन हम शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, हमारे शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, बंगाल और बांग्लादेश की आप प्रॉक्सिमिटी देखिए, एंड एज आई सेड गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेस दैट आर गोना be part of the interim government, हमारे internal security concerns बहुत valid है। तो I think हमें बहुत closely देखना पड़ेगा, बट सरकार का रुख definitely ये रहेगा कि चाहे opposition leaders हो, चाहे different stakeholders हो, और उनको एक साथ लेकर वो आगे बढ़े। तो जो भी होगा वो एक सहमति से एक consensus बनाकर उस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा, given it's still a developing situation in Bangladesh। बिल्कुल। तो यहाँ पर लगातार जो स्थिति है वो बदल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमसे जुड़ने के लिए। क्या कुछ रुख रह सकता है भारत का इस पूरे तेजी से घटनाक्रम को बदलते हुए देखते हुए, ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। और जो अंतरिम सरकार बनाने की कवायद